हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हमने एक एप्लीकेशन स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना आया था KQ/R²। चलिए बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन सीखते हैं, सही है। तो सेकंड एप्लीकेशन समझ लो इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये एक लॉन्ग चार्ज वायर है बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वायर की वजह से। याद हो तो आप लोगों को कि ये एक केस लेते थे बेटा, यहां पर अल्फा बीटा, समझ रहे हो, अल्फा बीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एक इधर आता था एक कंपोनेंट और एक इधर आता था। फिर हमने इसको इनफाइनाइट कर दिया था, तो उस केस में यही बचा था, केवल ये वाला तो जीरो हो गया था इनफाइनाइट वाले केस में। तो हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना बेटा, लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यानी कि हमें कौन सा केस स्टडी करना, केवल इनफाइनाइट जिसकी लेंथ है, उस केस को हम स्टडी कर रहे हैं। यहां पर देखिए, तो इस तरीके से मैं ये स्ट्रक्चर बना देता हूं कि ये वायर हो गया इस तरीके से चार्ज्ड वायर, ये इस पर चार्ज है बच्चों, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर ले रहे हैं यहां पर, और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। लेंथ कैसा है, ये इनफाइनाइट। और यहां से r0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, सही है। अच्छा बेटा, मैं इनफाइनाइट का मतलब बच्चों मैं आपको पहले समझा चुका हूं यार। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि ये मतलब कहां दूसरे प्लैनेट पे चला गया, तीसरे प्लैनेट पे चला गया, ये नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या था बेटा, इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में ये वाली लेंथ ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर, तो 1 मीटर ही इनफाइनाइट कंसीडर होगा 1 मिलीमीटर के लिए, समझ रहे बेटा। अरे ये 1 मिलीमीटर और ये 1 मीटर, तो 1 मीटर कैसे बिहेव हो, मतलब कैसे होगा इसके लिए, 1 मिलीमीटर के लिए वो कैसा होगा, इनफाइनाइट का वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब समझ गए क्या है, ऐसा नहीं कि मतलब सर बस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पे चला गया लेंथ, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करना है, तो बच्चों इस डेरिवेशन को दो पार्ट में हम लोग करते हैं। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे और सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं पहले। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वायर को इस तरीके से देखते हैं। ये सर इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी बेटा ये इनफाइनाइट लेंथ है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से स्प्लिट है। बच्चों इस पर आने वाला चार्ज लैम्डा का मतलब समझ जाओगे आप लोग, मैं समझा चुका हूं बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है ये, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर आने वाला चार्ज, दैट इज लैम्डा। अब हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है पहले, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों यहां पर हम बात करते हैं r0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। तो इसके लिए डायरेक्शन कैसे बताई जाती है कि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से सेम डिस्टेंस पर एक एलिमेंट यहां ले लिया और सेम डिस्टेंस पर एक एलिमेंट इसके डाउन ले लिया। ये दो एलिमेंट ले लेते हैं, सिमेट्रिक एलिमेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखते हैं कितना आएगा, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं यहां पे कितना आएगा, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया भाई। यहां पर सर ये DE वैल्यू बोल दूं और इसको भी क्या बोल दोगे बेटा, DE। क्यों भाई, दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होंगे, आइडेंटिकल। सपोज ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल क्या आएगा, अल्फा। तो सामने भी एंगल क्या बन जाए बेटा, आमने सामने एंगल कैसे होंगे, इक्वल। D को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, DE कोस अल्फा,
और एक कंपोनेंट आएगा सिर्फ DE sin अल्फा। ऐसे बेटा DE को यहां से रिजॉल्व करेंगे तो ये बेटा DE को रिजॉल्व कर दो, 2D cos अल्फा हो जाएगा और ये वाले कंपोनेंट DE sin अल्फा। अब एक चीज सोचो बच्चों, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल्ड आउट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ जाएगा, आउटवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ER रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे होगी, इस वायर के बेटा परपेंडिकुलर, तो ये हमें यहां से मिल जाती है हमें डायरेक्शन। तो ये डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे आगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर के परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वायर। ओके, इस चार्ज लेंथ वायर के कैसा हो जाएगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो गॉस थ्योरम के लिए कंसेप्ट फिक्स है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, देन वी डिसाइड स्मॉल एलिमेंट और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो इस एलिमेंट के लिए अब हम कैलकुलेट करें बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा। तो इसके लिए बच्चों में क्या करना है, ये हो गया चार्ज्ड वायर, सही है, ये और इसकी लेंथ क्या है बेटा, इनफाइनाइट, इस तरफ भी इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके लिए जो गॉसियन सरफेस आएगा, कैसा आएगा गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल। बताया था मैंने भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए गॉसियन सरफेस बना दिया, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो वायर को चारों तरफ से सिमेट्रिकली कवर्ड कर रहा है। तो दिस इज सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। ओके, अगर हम लोग इसकी लेंथ अज्यूम कर लें, सपोज सर ये लेंथ है L, ओके, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ L है। अब बच्चों ये कंप्लीट ज्योमेट्री जो है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं, क्योंकि इसमें 3 सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट। एक एरिया ये सरफेस, एक ये वाली सरफेस नजर आ रही है और एक ये आउटर जो राउंडेड सरफेस है ये नजर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर एक एरिया एलिमेंट लेंगे, यहां पर ये एरिया एलिमेंट आउटसाइड आएगा। सर बच्चों आपको कंसेप्ट बता चुका हूं मैं सबसे पहले कि क्लोज बाउंड्री केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड। अच्छा, अभी हमने डायरेक्शन बताई है, तो डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब एंगल के आगे यहां पर 0 डिग्री। यहां से सपोज r डिस्टेंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं r0 डिस्टेंस पर। क्लियर, सही है। अब यहां पर जो एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे सर इस वाली सरफेस पर, तो बच्चों कैसा आएगा सरफेस पर एरिया एलिमेंट, आउटवर्ड, DA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, तो एंगल 90 डिग्री। यहां पर एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा, DA वेक्टर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर, और एंगल यहां पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो। तो मैंने इस सरफेस को बेटा कंप्लीट ज्योमेट्री को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। इन तीनों सेगमेंट्स के नाम भी लिख लेते हैं। सपोज दिस इज सरफेस S1, और ये जो सरफेस है बेटा S2, और ये जो सरफेस है उसको नाम बोल देते हैं S3, ठीक है, S1, S2 और S3। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पर लगा देंगे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई गॉस लॉ। कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पर देखिए, अब मैं इस चीज को बच्चों यहां से यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस लॉ, ओके। तो स्टेटमेंट ये कहता है बेटा, किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाती है बेटा, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है ये। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट ज्योमेट्री को हमने क्या कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 सरफेस में। तो हम क्या बोलेंगे सर, E.dA
सरफेस S1 के लिए प्लस E डॉट dA सरफेस S2 के लिए, E डॉट dA सरफेस S3 के लिए, और Q एनक्लोज सर कितना आएगा? तो सोचो बेटा, यूनिट लेंथ पे चार्ज आ रहा था लैम्डा, कितनी लेंथ है ये L, तो L लेंथ में कितना चार्ज कवर हो जाएगा अंदर? तो यूनिट लेंथ पे लैम्डा है तो L लेंथ पे कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू L, तो यहां से लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेटा सरफेसेस पर। यहां पर देखो E डॉट dA बच्चों एंगल 90 डिग्री, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो डॉट क्या आएगा? जीरो, तो बेटा यहां भी डॉट जीरो, यहां भी डॉट जीरो, यानी S1 सरफेस के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो, S3 के लिए जीरो, यानी कि फर्स्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? केवल E डॉट dA cos जीरो सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म भी जीरो हो गया। थर्ड टर्म जीरो होने की वजह समझ गए आप लोग, थर्ड टर्म जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बेटा यहां से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर नॉट डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, देखो राउंडेड जो सरफेस होती है बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है यहां पर, बट मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो अब यहां ये मैग्नीट्यूड बन गया तो इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो इसको। ठीक है, और यहां पर dA और इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब ये जो एरिया है बच्चों, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया के बारे में? एरिया, अब बेटा ये राउंडेड एरिया कितना आएगा? तो सभी बच्चे जानते हैं सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री केस में कितना आएगा? 2 पाई r इंटू L, तो ये एरिया हो जाएगा E इंटू 2 पाई r नॉट इंटू L लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल कर दें, फाइनली हम कहां आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट। क्लियर? अब इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। इस रिलेशन को ऐसे लिख दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट लैम्डा। सही है, ये बेटा 1 अपॉन के लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर नॉट। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर। क्लियर? अब ये रिलेशन में पहले से ही पता था, ठीक है, हमने डिराइव कर रखा था बेटा, जब अल्फा और बीटा वाले केसेस में डिस्कस किया था। तो ये इनफाइनाइट केस, मतलब ये स्पेशल केस 1 था जहां पर वायर की लेंथ इनफाइनाइट थी, तो रिजल्ट कितना आ रहा था? 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर? और कैसे आई डायरेक्शन बेटा? परपेंडिकुलर, आउटवर्ड। तो अब हमने ये बेटा मैं इससे किसकी हेल्प से बताया है? गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अब बेटा नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर सर इनमें क्या रिलेशन है? बच्चों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब इंसुलेटर, और इंसुलेटर केस में क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां पर बच्चों? वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे, सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर, ठीक है, या इंसुलेटर स्फीयर बोल सकते हैं। बच्चों यहां पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
चार्ज्ड नॉन कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड स्फीयर, सही है। चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नॉन कंडक्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हो गया नॉन कंडक्टर स्फीयर जिसकी रेडियस ले लेते हैं r, और इसमें बच्चों चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो मैं कंपटीशन के हिसाब से इसको 2 सेगमेंट में कराऊंगा। ठीक है, 2 सेगमेंट में कराऊंगा जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैसे जरूरत पड़ती है देखिएगा ध्यान से। पहला केस, अब हमें फर्स्ट केस 2 है बेटा, इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट केस तो ये होता है, और सेकंड केस बच्चों चार्ज जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है, सही है। तो अभी हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर रो कैसा है, कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है यहां पर, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो बेटा अब हमें कंपटीशन में 2 टाइप के क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं इसके अंदर, एक तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम समझेंगे बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, बहुत इजी केस है। सेकंड हम समझेंगे बेटा कि जब चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो जाए तो वहां क्या होगा, वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से क्या करते हैं अपन लोग, कैसे फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बेटा 3 पॉइंट पे निकालना है। एक तो पॉइंट 1 आउटसाइड, सरफेस पे 2 और अंदर पॉइंट 3, सही है। 3 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आउटवर्ड, सरफेस पर और इनसाइड। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा हम लोग केस 1 ले रहे हैं। केस 1, केस फर्स्ट कहां पर, इफ r ग्रेटर देन r, मतलब आउटसाइड, मतलब आउटसाइड। आउटसाइड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या आएगा सर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये स्फीयर था और इसके अंदर बच्चों चार्ज रेडियस r, और ऐसा मान लो टोटल चार्ज पर q है, टोटल चार्ज है ना बेटा q, इस तरीके से, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पहला केस है बच्चों जिसमें चार्ज डेंसिटी कैसा है, कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया इसके लिए गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बेटा हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। सर यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करें बेटा, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ले लें। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया, एरिया एलिमेंट आपको पता आउटसाइड ही आएगा, ये हो गया DA एरिया एलिमेंट, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। एंगल कितना इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। E और D के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लगाते हैं गॉस। तो बच्चों अप्लाई गॉस, अप्लाई गॉस लॉ। बेटा क्या करें, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो सर गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम अप्लाई करें इससे, देखो E इंटू DA कॉस 0, कॉस 0 क्यों, समझ जाओ बेटा। और यहां पर एनक्लोज चार्ज, कंप्लीट चार्ज एनक्लोज ही है इसके अंदर, समझ लो सारा चार्ज एनक्लोज है इसके अंदर बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा बाहर कर सकते हैं यहां से। क्यों बाहर कर दिया सर इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसा होगा, कांस्टेंट ओवर होल सरफेस, ओवर होल सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है,
इस कंप्लीट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, इधर होगा, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो बदलेगी लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहना सर। सेंटर से सभी पॉइंट की डिस्टेंस आर आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो उसको बाहर कर दिया यहां से। चलिए E टाइम्स यार dA, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई r स्क्वायर इधर ले जाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा चार्ज Q। अब आपको पता है 1 दिस वैल्यू K हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आने वाली यहां से KQ/r स्क्वायर, यानी ये रिजल्ट वैसा आया है बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। मतलब ऐसा दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं बेटा कि जब हम लोग आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे होंगे, इस स्फीयर से आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे होंगे, तो स्फीयर को हम लोग एज ए अज्यूम कर रहे हैं एज ए पॉइंट चार्ज, और कहां रखा है पॉइंट चार्ज सेंटर पर, ठीक है। ऐसा नहीं, हमेशा सिर्फ आउटसाइड केस में बेटा चार्ज को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे सर कि क्यू चार्ज यहां रखा हुआ, यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग, r बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, यानी जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन की बात करें, एट सरफेस, तो सरफेस के लिए क्या कर दो बेटा r इज इक्वल टू कैपिटल R, इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस KQ/r स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। क्लियर। केस 3 की बात करते हैं सर, केस थर्ड का मतलब बेटा क्या लिखते हैं इफ r लेस देन r, मतलब इनसाइड इसके अंदर। अब अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा ध्यान से बेटा, ये स्फीयर था, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, और बच्चों हमें यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके सेंटर से, तो हम क्या करेंगे बेटा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे यहां पर इस तरीके से, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये कर लिया बेटा हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ, और इसकी कंप्लीट रेडियस कितनी बेटा कैपिटल R, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये चार्ज बेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर क्या आएगा, तो क्या करते हैं बेटा इसके लिए बच्चों ऐसे एरिया एलिमेंट ले लें यार, यहां पर एरिया एलिमेंट आ गया सर आउटसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड आएगा। क्यों आएगा सर आउटसाइड, एंगल 0 डिग्री, अरे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड ही रहना है यार। चलिए अब लगा दो बेटा गॉस, अप्लाई गॉस, क्या कर दो बेटा यहां पर गॉस अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए देखो, अप्लाई गॉस, ठीक है, गॉस से अप्लाई कर देते हैं यार, क्या आ जाएगा स्टेटमेंट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA वेक्टर Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना बच्चा यहां पर, ठीक है। अब बेटा यहां से इनको ओपन कर दें, E इंटू dA इंटू cos 0। अब चार्ज एनक्लोज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, चार्ज एनक्लोज कैसे फाइंड करें, तो इस क्वेश्चन में और जहां वेरिएबल चार्ज डेंसिटी होती है यही फर्क पड़ता है थोड़ा सा, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। तो देखो यहां तो आसान है चार्ज एनक्लोज निकालना, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यहां तो निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालो बेटा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। बताओ ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये टर्म हमें बता रहा है कि यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इतना है। तो बेटा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का क्या चार्ज होगा, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से कर दो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यू और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट,
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। ये एनक्लोज चार्ज निकालना बहुत आसान है बेटा। यहाँ पर चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यहाँ पे हम लोग आसानी से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया बताओ मैंने, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, क्या बन गया बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का चार्ज। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का कितना चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो 4/3 ये तो हो गया कैंसिल ये। अब बेटा यहां से हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या करें, अब ई को बाहर कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दिया बाहर, क्योंकि बेटा यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो सेम रहनी है। और एरिया कितना आ जाए बेटा इसका, गॉसियन सरफेस का 4πr², सामने कितना आ गया, Q डिवाइडेड बाई RQ इंटू RQ और एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। R² ने बेटा क्यूब को खत्म कर दिया, क्या बचा, E की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, Q/4π एप्सिलॉन नॉट RQ इंटू R, समझ लो। अरे R² से R³ कैंसिल होता, एक R तो बचेगा। अच्छा ये बात है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से 1/A, तो KQ डिवाइडेड बाई R³ इंटू R, दिस इज अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर। और कैसे वेरी कर रहा है, E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R के साथ इंक्रीज हो रहा है, यानी जैसे जैसे बेटा सेंटर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। देखो अंदर E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि R के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। आउटसाइड क्या होगा बेटा, आउटसाइड R के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है और वो इनसाइड पॉइंट के लिए है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको, अभी ये इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है इसमें, हम आगे देखेंगे। चलिए तो यार बात करते हैं नेक्स्ट, बेटा ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे अभी तो खैर मैंने ये डेरिवेशन कराया, बट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट लिखाऊंगा अभी, काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करते हैं इसका वो भी बताऊंगा। मेनली तो जो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है वो ज्यादा यूज होता है कंपटीशन में, जहां पर गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं बच्चे के, तो उसको अच्छे से समझना बेटा। वैसे तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया था उस टाइम, वो बताई थी बातें कि चार्ज एनक्लोज कैसे निकालें बेटा, वही बातें यहां पे यूज होंगी। चलिए अभी तो मैं क्या करता हूं बच्चों, अभी जो हमने ये रिजल्ट्स निकाले हैं इन्हीं को एक बार देखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रो के टर्म्स में लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ रो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ रो, बेटा रो मतलब चार्ज डेंसिटी, और अभी हम चार्ज डेंसिटी कैसा अज्यूम करके चले हैं, कांस्टेंट। कैसा, कांस्टेंट, वेरिएबल वाला केस तो लिया नहीं अभी हम लोगों ने, ठीक है। चलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बेटा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, KQ/RQ मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है। अगर सर हम रो निकालें, रो इज अ चार्ज डेंसिटी, कैसे कैलकुलेट करोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से Q इन टर्म्स ऑफ रो कितना हो जाएगा, रो टाइम्स 4/3πRQ, ठीक है। पुट अप कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3πRQ डिवाइडेड बाई R³ इंटू R, ठीक है।
के की वैल्यू पुटअप कर देते हैं यार, के की वैल्यू 1/4πε0, ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दिया। अब 4π से बेटा 4π कैंसिल हो गया, r³ ने r³ को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बताओ, ρr/3ε0। वेक्टर फॉर्म में बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ρr वेक्टर डिवाइडेड बाई 3ε0। इसका यूज सिखाऊंगा बेटा कैविटी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम में इसको समझाऊंगा, इसका यूज होता है कैविटी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, वहां पर समझाऊंगा क्या यूज है इसका, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। सर ग्राफ कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ग्राफ कैसा आएगा, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ये स्फीयर हो गया, ठीक है, इसको हम लोग जो स्फीयर देख रहे थे हटा देते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये स्फीयर समझ रहे बेटा। अब यहां पर हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का, आर के साथ, डिस्टेंस आर, और ये हो गया बेटा सेंटर, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ये ठीक है। अब कैसे ग्राफ बनाओगे बेटा, यहां से ये सरफेस तक ये वाली वैल्यू, यहां भी देख सकते हैं हम लोग, इस तरफ ना बना तब भी चल जाएगा, इधर ही बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगी ये, और ये कहां तक आ जाएंगे बेटा, हम लोग सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा E मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद बाहर कम होगा वापस, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहां पर आएगा बेटा, सरफेस पर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है बेटा, प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसी है, 1/r², सही है, 1/r² के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हो। चलिए अब हम इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन लिख सकते हैं यार, वैसे तो आपको आने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो उन्हीं पर हम लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है बेटा कि ये स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसकी रेडियस है 10 मीटर, कितनी रेडियस है बेटा, 10 मीटर, दिख नहीं रहा हो तो बोल रहा हूं 10 मीटर, और यहां से एक तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा 15 मीटर डिस्टेंस पर, ये इतना बोल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा न्यूटन पर कूलाम, 20 न्यूटन पर कूलाम, और कितना डिस्टेंस पर 15 मीटर डिस्टेंस पर। आपको पूछा 5 मीटर डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 5 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया, वापस समझा रहा हूं बच्चों, सेंटर से 15 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 15 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलाम, तो 5 मीटर डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमसे पूछा है। क्या हम लोग कर सकते हैं इसको बेटा, आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या आएगा बच्चों। सबसे पहले जो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या आता है बेटा, आउटसाइड, ये आउटसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा इनसाइड, वो प्रोपोर्शनल टू r, यही होता है। चलिए आउटसाइड रिजल्ट लिख देते हैं, आउटसाइड रिजल्ट KQ/r², तो 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 20, लिख दिया। अंदर क्या आएगा सर, KQ डिवाइडेड बाय कितना था, देखो ये R³ का मतलब 10 का क्यूब, ठीक है, इनटू कितना दूर पूछा है 5 मीटर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, E', ये बता दिया, ठीक है, E' मान लिया।
अब क्या कर दो बेटा, इसको कर दो डिवाइड, क्या हो जाएगा, ये तो मर मिटे आपस में, ठीक है। ये कहां चला जाएगा बच्चों, सबसे ऊपर, और ये सबसे इस तरफ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहां से 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर करो तो 2 2 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5, और ये 20 अपॉन ई डैश। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर दें बेटा ई डैश की वैल्यू, ठीक है। कर सकते हैं यार, आसान क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है बेटा, सिंपल, बिल्कुल इजी, कहीं इसमें टफनेस नहीं है दूर दूर तक भी। चलिए इसको कर देते हैं बेटा अब हम लोग नोट, ठीक है। चलिए हटा दें बेटा इसको, नोट कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब बच्चों क्या होता है नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स, स्फीयर में ही कुछ रिजल्ट्स और बता रहा हूं, ठीक है। देखिए हटाते हैं यहां से। अब बच्चों में इसमें अभी हमने वो केस स्टडी किया बेटा जहां पर डेंसिटी कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब नॉन कंडक्टिंग ही ले रहे हैं, बट बेटा चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सर क्या फर्क पड़ेगा, बेटा एक एक चीज यहां पर आपके सामने आएगी, बस आपको प्रॉपर तरीके से इसको नोट्स बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एक चीज मैं लिखाऊंगा, और जितना पॉसिबल होगा किसी क्वेश्चन को जहां पे टफनेस ज्यादा होती है वहां शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती है हमें, लेंथी प्रोसेस के केस में तो वहां पर शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे, ठीक है। अब बच्चों नॉन कंडक्टिंग ही है ये, नॉन कंडक्टिंग, बट रो ऐसा ले रहा हूं बेटा वेरिएबल, रो कैसा ले रहे हैं हम लोग, वेरिएबल, ठीक है। अभी हमने रो कांस्टेंट लिया था, तो ये दोनों केस में बेटा डिफरेंशिएट रखना, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल वाला केस, ओके। चलिए तो सर रो कोई भी फंक्शन ले रहा हूं मैं यहां, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्लियर, ठीक है ये। और रो नॉट क्या बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ओके। चलिए ये स्फीयर हो गया, रेडियस है इसकी आर, और चार्ज बेटा अब यहां पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ रहे बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर, आउटसाइड इनसाइड क्या आएगा, तो सबसे पहले बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी यहां पे चार्ज एनक्लोज निकालने की। तो चार्ज एनक्लोज के लिए बेटा मैंने आपको याद है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में समझाया था कि चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आउटसाइड पॉइंट की। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब जो है आर ग्रेटर देन आर, तो इसके लिए सर हमें जरूरत पड़ेगी चार्ज एनक्लोज की। तो चार्ज एनक्लोज बेटा याद हो आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे समझाया था बेटा वहां पर मैंने कि यहां पर एक ऐसे स्फेरिकल शेल लेते हैं हम लोग, स्फेरिकल शेल इस तरीके से, ये जिसकी रेडियस मान लेते हैं आर और थिकनेस होगी बेटा इसकी डी आर। इसमें कितना चार्ज है सर ये हमें पता
करना है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, देखो यहां पे अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है पहले से। बेटा मैं बता चुका हूं इन चीजों को, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा बेटा, डी क्यू। याद है कैसे बताया था बेटा, रो इंटू डीवी। रो इज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, तो उस बेटा वॉल्यूम से कर दो मल्टीप्लाई। ये बातें हो चुकी है हमारी, ठीक है। अच्छा रो की वैल्यू कितनी आई है, रो नॉट इंटू आर, और डीवी का वैल्यू कितना लिखा है था बेटा मैंने यहां पर स्फीयर के केस में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब कर दो इसको इंटीग्रेट। अब आपको टोटल चार्ज चाहिए तो कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दो, स्मॉल चाहिए आर तक, मतलब अंदर कहीं आर डिस्टेंस तक चार्ज एनक्लोज चाहिए तो 0 to r इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। चलिए तो अभी हमें क्या करना है बेटा, कंप्लीट आउटसाइड बताना है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या आएगा, केस 1 की बात करें तो, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं यहां तक इंटीग्रेट कर दो बेटा आर तक, तो क्या आ जाएगा, रो नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब का इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 अपॉन 4 से 4 कर दो बेटा कैंसिल, कितना आया, रो नॉट पाई r टू द पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आया बेटा चार्ज एनक्लोज्ड, और ये चार्ज एनक्लोज कहां तक आ रहा है बेटा, r डिस्टेंस तक, केवल स्मॉल r डिस्टेंस तक। कंप्लीट चाहिए तो बेटा स्मॉल r को कैपिटल R कर देंगे, कंप्लीट चार्ज चाहिए होगा तो हमें, तो कितना आ जाएगा बेटा। फर्स्ट केस की बात करें सर, ये है रेडियस कितनी थी बेटा इसकी r, और अब हमें चार्ज निकालना है आउटसाइड। अब मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं बेटा, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या रिजल्ट रहेगा, वही रिजल्ट रहेगा सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहां पर वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद है। तो के क्यू की वैल्यू पुटअप कर दो बेटा बस यहां से, तो आर नॉट सॉरी ये और आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा आर स्क्वायर थे, मैंने कैपिटल आर स्क्वायर यूज किया है, क्यों, अरे जब हम लोग यहां पे ये बेटा गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर तो ये सारा चार्ज एनक्लोज होगा। जब सारा चार्ज एनक्लोज होगा इसके अंदर, देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज एनक्लोज रहे, तो यहां पर आर स्क्वायर की जगह पर कैपिटल आर यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। सर इनसाइड क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इनसाइड भी कौन सी दिक्कत है बच्चा, क्या कर दोगे इनसाइड के लिए, ये स्फीयर और अंदर एक गॉसियन सरफेस बना दो आर डिस्टेंस पर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ये हमें पता करना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं बेटा, इतना ही फर्क पड़ेगा। इसमें कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और एनक्लोज चार्ज कितना है, रो नॉट पाई आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या रखोगे, स्मॉल आर, क्यों, स्मॉल आर तक एनक्लोज चार्ज चाहिए केवल। सर हमें ये वाला चार्ज तो अभी चाहिए नहीं यहां पर, ठीक है। ये तो बच्चों वेरिएबल वाले केस में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, हमें ये चार्ज यहां से कैलकुलेट करना पड़ता है इंटीग्रेशन की हेल्प से, और कुछ भी नया रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलिए यहां से क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस 0 रो नॉट पाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर कर देते हैं यार, इंटीग्रेशन डी ए कितना आ जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो नॉट पाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब ऐसा मत समझना कि रट लिया याद कर लिया, अरे ये तो मैंने कोई फंक्शन लिया, अब आपके सामने कोई और फंक्शन आ जाए कि रो नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब 1 अपॉन समथिंग, कोई भी फंक्शन हो उसके अकॉर्डिंग, तो हमें यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। जो भी फंक्शन आएगा बस वो यहां पे यूज हो जाएगा, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम रहना है।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन चार्ज डेंसिटी कैसी हो, वेरिएबल। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से बेटा हमें ये वेरिएबल वाला केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें यहां ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि सर यहां चार्ज एनक्लोज कैसे निकालें, तो ये मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा अब स्फीयर में क्या होता है कि और भी कुछ स्फीयर्स आते हैं, तो मैं एक बार उनके नाम कैटेगराइज कर देता हूं जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यार स्फीयर फैमिली की, स्फीयर परिवार की बात करते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है सर ये। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, ये इधर सबसे पहले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो हम अभी पढ़ते आए हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सही है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा सर होलो नॉन कंडक्टिंग नेक्स्ट स्फेरिकल शेल, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग। ये बेटा इसके रिजल्ट हम देख चुके हैं, इन सब के रिजल्ट एक जैसे होंगे। क्या देखो, होलो नॉन कंडक्टिंग आ जाए, स्फेरिकल शेल नाम आ जाए, सॉलिड कंडक्टिंग आ जाए और होलो कंडक्टिंग आ जाए। एक्चुअल में क्या है, इन सभी केसेस में बेटा चार्ज जो है वो कहां स्प्लिट होगा, सरफेस पर। ठीक है, तो इन सभी केसेस में बच्चों जो चार्ज है वो कहां, सर जो चार्ज देंगे हम लोग वो कहां पे स्प्लिट होने वाला है, सरफेस पर। तो इन सभी केसेस के बेटा जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे आते हैं, सेम। कैसे सर, देखो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है सर, यहां पर आउटसाइड, तो आउटसाइड वैसा ही रिजल्ट आता है जैसा हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में देखा था, k क्यूब अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि बेटा जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर ये सारा चार्ज एनक्लोज होगा, तो आउटसाइड के केस में वही रिजल्ट आएगा, k क्यूब अपॉन r स्क्वायर, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ओके सर, इनसाइड देखो कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है सर, तो अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता इन सभी केसेस में। तो आप याद रखकर रखो बेटा, नाम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, और इनमें से कोई भी आए रिजल्ट ही रहने, कोई भी आए इनमें से रिजल्ट ही रहने। तो ग्राफ कैसा आएगा इस केसेस में बेटा, इस केस के अंदर ग्राफ कैसा आ जाएगा,
इस केस में ग्राफ कैसा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो इस तरफ, डिस्टेंस r, तो यहां तो चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर, अंदर तो चार्ज है ही नहीं सर, तो अंदर तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर डिक्रीज कर जाएगा ऐसे, और अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सरफेस जो भी है वो सरफेस पर ही है, E1/r², ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो इन सब के रिजल्ट बिल्कुल सेम है, एक जैसे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ कि सर इसके लिए तो डेरिवेशन नहीं कराया, इसके रिजल्ट ही नहीं है, तो इन सब के रिजल्ट एक जैसे आएंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए इसको बना लो, ठीक है, इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक पोटेंशियल, नया चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके डियर स्टूडेंट्स।